नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात उस ऐतिहासिक समस्या की जो बार बार पुराने रूप में दोहराई जाती है और एस्टैब्लिशमेंट हार जाता है। हम बात कर रहे हैं देश के 10 राज्यों और करीब 88 जिलों में फैले माओवाद नक्सलवाद की समस्या की। बीते 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ दस्ते पर हुए हमले और 25 जवानों की मौत से ये भ्रम फिर से टूटा कि माओवादी कमजोर पड़ रहे हैं। ये भी गौर करने वाली बात है कि इसी जिले में महज 1.5 महीने पहले इन्हीं हालातों में 12 सीआरपीएफ जवान 11 मार्च को भी मारे गए थे। दोनों घटनाएं सड़क प्रोजेक्ट की निगरानी करते जवानों को निशाना बनाने की रही। इन घटनाओं के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और समस्या से निपटने के लिए 8 सूत्रीय समाधान नाम के एक कार्यक्रम का ऐलान किया। नक्सलियों से लड़ाई में गृहमंत्री का रुख आक्रामक रणनीति को अपनाने का रहा। उन्होंने कहा कि नक्सल विरोधी कार्रवाइयों का जिम्मा राज्यों को लेना होगा और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां उसमें सहयोगी की भूमिका निभाएंगी। लेकिन उनके सुझाव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिम्मेदारी राज्यों पर डालने और खुद को समीक्षक की भूमिका में रखने पर ऐतराज जताया। ऐसे में फिर वही सवाल खड़े हो गए हैं कि नक्सलवाद विरोधी रणनीति को लेकर केंद्र और राज्यों में क्या सहमति नहीं है? क्या समाधान के रूप में अपनाई जाने वाली रणनीति पुराने तरीकों से अलग है? सवाल सिर्फ नीति को लेकर नहीं, केंद्र की तरफ से मिलने वाले आर्थिक सहयोग पर भी उठाए जा रहे हैं, जिसमें बीआरजीएफ, पेसा, ट्राइबल एक्ट 2006 और लैंड बिल जैसे तमाम सरकारी कार्यक्रम हैं। आज सरोकार में बात करेंगे कि ऐसे हालात में क्या ये कहा जा सकता है कि समाधान के 8 सूत्री कार्यक्रम के जरिए माओवाद नक्सलवाद का पूरी तरह से देश में खात्मा संभव है। और आज इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं केपीएस गिल साहब। आप पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं और आप पंजाब में इंसर्जेंसी कंट्रोल करने के लिए आप जाने जाते रहे हैं। आपसे बातचीत करेंगे कि नक्सलवादी समस्या को लेकर आप पहले भी छत्तीसगढ़ सरकार की मदद के लिए अपॉइंट किए जा चुके हैं। इस पर आपकी राय क्या है, जो हाल की घटनाएं हुई हैं और जो आजकल सरकारी रुख देखने को मिल रहा है? इसके अलावा हमारे साथ हैं EN राममोहन। आप बीएसएफ प्रमुख रह चुके हैं। आप 2010 के बाद तमाम जो समितियां बनी थी इन घटनाओं को रोकने के लिए, उसके बारे में आप एक लंबी रिपोर्ट दे चुके हैं। हमारे साथ हैं सी पाल सिंह। आप सीआरपीएफ के पूर्व आईजी रह चुके हैं। हमारे साथ हैं नंदिनी सुंदर। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं। और हमारे साथ 2 राजनीतिक लोग हैं। हमारे साथ हैं केसी त्यागी, आप जेडीयू के नेता हैं। और हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता गोपाल कृष्ण अग्रवाल। और इसके अलावा दिल्ली के युवाओं का भी मैं स्वागत करना चाहूँगी जो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले अपनी शुरुआत में करना चाहती हूँ केपीएस गिल साहब आपसे। आप सबसे सीनियर हैं, आपका एक लंबा अनुभव है, इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि हाल के दिनों में जो नक्सलवादी घटनाएं हुई वो तो सबके सामने हैं, लेकिन सरकार ने जो नक्सलवाद माओवाद से लड़ने के लिए समाधान नाम का एक कार्यक्रम घोषित किया है और अपनी तरफ से जो एक रुख दिखाने की कोशिश की है कि अगर नक्सलवाद से लड़ना है तो आक्रामक रुख ही अपनाना होगा। क्या ये पुराने तौर तरीकों से अलग जाने की कोई कवायद है सरकार की और क्या इससे नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो सकता है? देखिए, एक बात तो सही है कि नक्सलवाद आगे से कंट्रोल में है। अभी जो घटना हुई उसको मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। उसमें कुछ खामियां थी, कुछ डिप्लॉयमेंट की खामियां थी, कुछ फोर्स की अपनी खामियां थी जिससे वो लोग शहीद हुए। लेकिन जो एरिया नक्सलाइट्स के बिल्कुल कंट्रोल में था वो कम होता जा रहा है और छत्तीसगढ़ में भी कम होता जा रहा है जी। लेकिन इसमें ये देखना है कि ये 10 चीफ मिनिस्टर इकट्ठे हो गए एक कमरे में और पता नहीं कितनी देर मीटिंग चली। मुझे याद है जब हमने पंजाब का प्रोग्राम बनाया था
माफ कीजिएगा, मैं आपको तो यहाँ पर रोकना सिक्योरिटी चाहती हूँ। अरेंजमेंट्स पंजाब 10 चीफ उसमें जो मिनिस्टर्स है को बुलाया गया था, लेकिन उसमें से 4-5 चीफ मिनिस्टर्स आए नहीं। कुछ आए जिन्होंने सवाल उठाए, उसका समाधान अभी तक संभवतः नहीं मिल सका है। उसके बारे में त्यागी साहब बात कर सकते हैं कि क्या समाधान सरकार की तरफ से उसमें दिया गया या नहीं दिया गया। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, आपने कहा कि नक्सलवादी समस्या पहले के मुकाबले कम हुई है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर आपके पास इसका कोई ब्यौरा है कि कहाँ कहाँ पर कम हुई है, और क्या कोई डेटा है कि जिसके आधार पर हम देश को बताया जा सके कि इन एरियाज में, इन जिलों में नक्सलवादी समस्या कम हुई है और घटनाएं कम हुई हैं? आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, ICM की वेबसाइट पे जाइए, उस पर पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। और मुझको ऐसे मुँह ज़ुबानी तो याद नहीं है, लेकिन उस पर सब कुछ बताया हुआ कि ज़िले कम हो गए हैं, एरिया कम हो गया है। तो ये देखना होगा, स्टडी करना पड़ेगा। गिल साहब एक तरह से सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नक्सलवादी घटनाएं अब हाल के दिनों में कम हुई हैं। हालांकि पिछले 1.5 महीने के अंदर हमने देखा कि एक बार 25 जवान और एक बार 12 जवानों की मौत हुई, दोनों CRPF के जवान, और दोनों ही एक ही ज़िले में एक ही तरह की सर्कमस्टांसेस में मारे गए। इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि जो रणनीति नक्सलवाद या माओवाद से लड़ने के लिए सरकार की तरफ से बनाई गई है वो सही है और ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, देखिए, उनका शहादत जो हुई है वो बहुत दुखद है और सरकार उसकी तरफ पूरी तरह से जागरूक भी है और वो समस्या के बारे में सोच भी रहे हैं। और अल्टीमेटली देखिए बात क्या है, जो अपने गिल साहब ने क्या कहा कि इसके 2 पहलू हैं पूरी नक्सलवाद समस्या के। एक तो जो इंसर्जेंसी करते हैं, जो वायलेंस करते हैं, जो नक्सलवादी वो है, और एक उनका सपोर्ट सिस्टम है और आर्थिक विकास है। कोई नई रणनीति अभी बना देंगे और पूरे देश में 70 साल से ये समस्या चल रही है और हम 2 साल में ही खत्म कर देंगे, 3 साल में, वो भी बात नहीं है, वो हम क्लेम भी नहीं कर रहे। और रणनीति भी पहले से चली आ रही है और वो भी बहुत क्लियर है कि जो वायलेंस करते हैं उन लोगों को पूरी तरह से क्रश करना ही पड़ेगा। वो सिक्योरिटी फोर्सेस ही कर सकते हैं, वो बातचीत से संभल नहीं सकते, वो बातें वो उस चीज से नहीं हो सकता, उन लोगों को नहीं बदल सकते। दूसरी बात है कि जो उनको सपोर्ट सिस्टम्स है, जो वहाँ पे उनको जो लोकल एरिया में सपोर्ट मिलता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो कई बार रिलक्टेंस उनके साथ सपोर्ट कोऑपरेट करने में लोकल लोग वो रिलक्टेंस दिखाते हैं, या उन लोगों का भय है जिसके कारण वो नक्सलवादी ये गतिविधियों को सपोर्ट करते हैं, उनको कैसे मेन फ्रेम में लिया जाए, उनको सेग्रीगेट करके जो सरकार की नीति है कि उनको आर्थिक विकास में लिया जाए, उनके इश्यूज को ठीक किया जाए। यह 2 ही क्लियर कट नीति है, कोई तीसरी नीति कोई नई इजाद की जाएगी ऐसी बात नहीं है। अब बात है इसको कैसे इंप्लीमेंट करें। लेकिन सरकार किस नीति पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है वो अभी हाल के दिनों में साफ नजर आया, जिसमें कहा गया कि हमें एग्रेशन से ही उसका मुकाबला करना है। एग्रेशन से उस ग्रुप को जो डायरेक्ट वायलेंस में इन्वॉल्व होते हैं, आम जनता, वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, उनको मेन फ्रेम में लेके आर्थिक विकास लाना। अगर आप एग्रेशन को कहेंगे कि उन लोगों पे करने की बात है, ये बिल्कुल सरकार की ये नीति नहीं है। एग्रेशन जो वायलेंस में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं उन लोगों को तो सिक्योरिटी फोर्सेस से मैं EN राम मोहन साहब के पास जाऊं, उससे पहले सीपाल सिंह साहब आपके पास भी मैं आना चाहती हूं। आप CRPF में रह चुके हैं और कई ऐसे इलाकों में रहे हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। मैं एक आंकड़ा पढ़ रही थी जिसमें 2 दशक में करीब 12,000 लोग मारे जा चुके हैं इस तरह की घटनाओं में, जिसमें 2700 सिक्योरिटी पर्सनल्स के मारे जाने की खबरें और बाकी सभी आम लोग मारे गए हैं। ये खबरें अखबारों में छपी हैं, मैं नहीं जानती कि इसमें कितनी सच्चाई है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ जो हाल के दिनों में रणनीति अपनाने की बात कही गई है, क्या वो इस समस्या से निपटने का सही तरीका होगा, पर्याप्त तरीका होगा? मैं आपकी जो टेंशन है स्पोक्स पर्सन बीजेपी की तरफ दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हमारे रणनीति में कोई फर्क नहीं है, जो पहले पॉलिसी कंटिन्यू है वही कंटिन्यू रहेगी। तो पहली पॉलिसी जो कंटिन्यू रह रही थी उसके मुताबिक तो स्पॉडिक वायलेंस बड़ी ज़बरदस्त होती रही। कभी 76% मारे गए CRP के, कभी 30 मारे गए। तो क्या 2010 में 75 मारे गए, 76 मारे गए थे। 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि दिस इज द बिगेस्ट डेंजर टू द इंडियन गवर्नमेंट, लेफ्ट टेररिज्म जो है, मोस्ट टेररिज्म, 2004, आज हम 2017 में बैठे हैं। तो मतलब है कि पहली जो रणनीति चलाई गई, जो पहला इन्होंने किया, उसमें कुछ कमियां थी। अब उस कमियों को जोड़ छोड़ के बताइए क्या होना चाहिए। जनरल पॉलिसी को कहना
कि हाँ जी यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, सबको मालूम है डेवलपमेंट होनी चाहिए। आज से कई साल पहले इरमा ने जो है रूरल इंस्टीट्यूट आनंद वालों ने इसके ऊपर एक स्टडी की थी नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। उन्होंने कहा था कि इसमें ये कमियां होती हैं, इनको पहले जो लोकल लेवल के लोग हैं उनको नहीं सेटिस्फाई किया जाता, उसके बाद थोड़ी देर तक उनको सेटिस्फाई नेक्स्ट लेवल पे नहीं किया जाता, जब तक ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है फिर हम इस पे आते हैं। उन्होंने उसमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की तरफ ख्याल दिया इरमा के। उसके बाद बातें हुई कि नहीं साहब ये तो आइडियोलॉग हैं, इनके पीछे तो कम्युनिस्ट फिलॉसफी है, इनके पीछे तो इंटरनेशनल लोग भी हैं। वो सब मैं ये कह इन सब को इन सब कर लूंगी। मैं आपको आपसे ये जानना चाहती हूं कि keeping in view all this, that means they are all well-known things. They are all well-known things. No, what is required to be done today, as far as their policy is concerned, all right. I feel, मैं समझता हूँ nuts and bolts जो हैं, एक एक चीज़ के नट्स और बोल्ट्स को नहीं किया जा रहा, और उससे ये नट्स और बोल्ट्स जब लूज रहते हैं तो कोई भी ना तो ऑपरेशनल थ्रस्ट होगा उसमें, ना ही उसमें आप जो मर्जी डेवलपमेंट कर लीजिए, डेवलपमेंट होएगी उसको सैबोटेज करेंगे। और उनके जो नेता नहीं, तो आप ये बताइए कि नट्स एंड बोल्ट्स कहाँ पे टाइट करने की जरूरत है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल सही है। नट्स एंड बोल्ट्स बड़ा अल्फाज आपने बड़ा अच्छा कहा। नट्स एंड बोल्ट्स सबसे पहले ये हुआ कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है डाइकोटमी है कुछ हद तक, कि जहाँ तक आपका लॉ एंड ऑर्डर है इट इज स्टेट सब्जेक्ट, और जो है फोर्सेज जाती हैं वो सेंटर से जाती हैं। तो जो सेंटर के पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको लोकल लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के अंदर काम करना पड़ता है, वे उनको अपनी जो लिमिट होती है उसको उतना डेवलप नहीं कर सकते। दूसरी बात नट्स और बोल्ट, दूसरी बात इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन। मिस्टर राम मोहन राय मेरे पास बैठे हैं, ये बात बताएंगे, हर एक के अपने मैनुअल है, बीएसएफ का अपना मैनुअल है, सीआरपी का अपना मैनुअल है, आईटीबी का अपना मैनुअल। जब इनसे पूछा जाए ये काम करते हैं लेकिन इनको रेफरेंस अपने मैनुअल के करने पड़े। ऑपरेशनल ऑर्डर हैं लेकिन अल्टीमेटली इनको अपने ऑपरेशनल मैनुअल के साथ जाना पड़ता है, अपने तरीके से बात करना है। थर्ड बात, इनके इंटेलिजेंस इनपुट्स है, इंटेलिजेंस इनपुट्स वो भी कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इंटेलिजेंस इनपुट्स इज कोऑर्डिनेशन फ्रॉम द सेंट्रल लेवल एंड फ्रॉम द आईबी लेवल। उसमें बहुत कमी है नट्स एंड बोल्ट्स में। सबसे बड़ी कमी एक और है कि जब हम किसी तरह भी इसको सख्ती से निपटना चाहते हैं, ऑपरेशनल थ्रस्ट देना चाहते हैं, ऑपरेशनल थ्रस्ट देने के कुछ देर के बाद जब ये डाउन हो जाते हैं फिर उसमें वो लैकडाइजिकल एटीट्यूड हो जाता है। आपने एक जैसे फोर्स को उठाई वहाँ डाल दिया, दूसरे को वहाँ डाल दिया, कॉन्ग्लोमरेशन फोर्सेज वहाँ हो जाती हैं, कोऑर्डिनेशन हो नहीं सकती। गिल साहब जिक्र कर रहे थे अभी, मैं पंजाब में इनके साथ रहा हूँ आईजी ऑपरेशन गिल साहब के साथ। सारी वजह ही था हमारा कंट्रोल करने का, वी हैड ए वेरी वेरी कोऑर्डिनेटेड थ्रस्ट, सारा कोऑर्डिनेशन किया गया। और फिर उसमें यह किया गया, गिल साहब ने ये करवाया कि हाँ जो ऑपरेशनल ऑफिसर हैं वो कुछ हद तक स्टेट के ऊपर भी देख सकेंगे। सेक्टर स्कीमें इन्होंने कार्व की, सबकी कोऑर्डिनेशन किया गया, उसका थ्रस्ट दिया गया, तब जाके एंड गेम इन पंजाब आई। आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। जो आपने नट एंड बोल्ट्स को टाइट करने की बात की उसमें बेसिकली सब जगह पे जो कोऑर्डिनेशन की कमी है उसकी तरफ इशारा किया। ये जो कोऑर्डिनेशन की कमी है ये जब मीटिंग हुई मुख्यमंत्रियों के साथ उसमें नीतीश कुमार जी ने भी इस कोऑर्डिनेशन की कमी की तरफ इशारा किया और उन्होंने कुछ उदाहरण देकर इसके बारे में बताया कि कहाँ पे कोऑर्डिनेशन की कमी आती है, जिसकी वजह से राज्य नक्सलवाद के बढ़ावे को कंट्रोल करने में असफल अपने आप को पाते हैं या बहुत हद तक कामयाब नहीं हो पाते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को उसके बाद जो सरकार का रुख रहा उससे कोई आश्वासन मिला है? सरकार चाहे यूपीए की रही हो और चाहे अब एनडीए की हो, जो उसका माइंड सेट है मैं बुनियादी तौर पर उससे डिसएग्री करता हूँ। ये समस्या कानून व्यवस्था की है, सिर्फ अकेले में ऐसा नहीं मानता। इसके पीछे आर्थिक और सामाजिक विषमता भी है, और जब तक आर्थिक सामाजिक विषमता, गरीब और अमीर के बीच का फर्क, आदिवासियों को उनकी ज़मीन का अधिकार, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार जब तक नहीं मिलते हैं, एक तरफ उत्पादन के साधन कुछ हाथों में केंद्रित होते जा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा त्यागी साहब, मैं आपको रोक रही हूँ। ये तो एक पूर्व प्रचलित मान्यता है कि अन्याय के अभाव से पैदा हुई ये समस्या है और ये अब तक की मान्यता रही है। बहुत सारे आइडियोलॉग, बहुत सारे
वैचारिक लोग ये मानते हैं। मगर जब आपकी सरकार इससे लड़ने के बारे में मीटिंग में जाती है और बातचीत करती है तो क्या वो भी ये मानती है कि ये अभाव से पैदा हुआ अन्याय और उसकी वजह से पैदा हुआ नक्सलवाद की समस्या है, या फिर वो ये मानती है कि इसमें सरकारी मदद नहीं मिल रही है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है? आपने फिर कई सवाल खड़े कर दिए। जहाँ तक सुरक्षा बलों के 3 बड़े अधिकारी मौजूद हैं, सुकमा में जिस दिन ये हमला हुआ है, आपकी जानकारी के लिए, और अब सब विद्वान लोग हैं, ये नौजवान भी सब पढ़े लिखे हैं, एक भी लोकल पुलिस का सिपाही तक भी उनकी मदद के लिए, गाइड करने के लिए नहीं था। जो केंद्र और राज्य के बीच में जो दूरी है, इंफॉर्मेशन के जो सेंटर मजबूत होने चाहिए, वही नहीं है। उनको सुकमा में किस जगह जाना है, लोकल इंटेलिजेंस नहीं है। उनको सुकमा में कहाँ जाना है, वहाँ की पुलिस का एक सिपाही भी नहीं है छत्तीसगढ़ का। एक तो ये कोऑर्डिनेशन नहीं जिसका नीतीश कुमार जी ने जिक्र किया। दूसरा जो बड़ा सवाल है, बुनियादी सवाल है, बिहार में पहले 12 जिलों में नक्सलवाद था। नीतीश कुमार जी के प्रशासन में आने के बाद कोई बहुत ज़्यादा लैंड रिफॉर्म हुए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। लेकिन मनरेगा का जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जिसमें पंजाब के जहाँ के हमारे रहने वाले सिंह साहब हैं, तो प्रकाश सिंह बादल ने नीतीश कुमार जी को एक मीटिंग में कहा, वो तुसी तो सारे बंदे अपने उधर बिहार ही ले गए। यानी कि बिहार में इफेक्टिव तरीके से मनरेगा का जिस दिन इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, तो पंजाब का सारा मजदूर, हरियाणा का सारा मजदूर बिहार चला जाता है, और कुछ हद तक, नॉट टोटली, नक्सलवाद पर थोड़ा सा असर उसका कम होता है। आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर अपना एम्फेसिस जताया है, मैं चाहती हूँ इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊँ। राममोहन साहब, आपने भी एक बार लंबी रिपोर्ट दी थी नक्सलवादी समस्या को लेकर। आपने कहा कि सिर्फ एक उदाहरण, अगर मनरेगा का उदाहरण इसके लिए इतना बड़ा साबित हो रहा है कि उसमें कुछ हद तक कमी आ रही है, तो बाकी जो दूसरे राइट्स हैं, जैसे पेसा है या BRGF है, ट्राइबल एक्ट है, अगर इस तरह की और जो एक्ट्स हैं या नीतियां हैं, अगर उसका बेहतर तरीके से पालन होता तो क्या और ज़्यादा आसान होता नक्सलवाद से और माओवाद से लड़ना आपकी निगाह में? सरल बात समझाऊंगा, सरल हिंदी में। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ी इंसर्जेंसी में फर्स्ट एक्शन जो लेना है कि क्यों सिविल आदमी बंदूक उठाया है। गवर्नमेंट है, सरकार है, उनका पुलिस है, उनका आर्मी है, तो पब्लिक सिविल आदमी क्यों बंदूक उठा के गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं? इसका कोई बहुत डीप रूटेड कारण होगा। ये पूरा आदिवासी का प्रॉब्लम जहाँ पर नक्सल एरिया में जो चल रहा है, ये 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, इसीलिए हो रहा है। 5th शेड्यूल मैं सिंपल हिंदी में समझाऊंगा। 5th शेड्यूल सेज दैट इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु विल एडमिनिस्टर द शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ द स्टेट। हर एक स्टेट में शेड्यूल्ड एरियाज हैं। शेड्यूल्ड एरियाज कौन सा है? जो रिजर्व फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट में शेड्यूल्ड कास्ट रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, तो इसको शेड्यूल्ड एरियाज बोलते हैं। ये शेड्यूल्ड एरियाज को एडमिनिस्टर करने के लिए गवर्नर करेगा, उसका मतलब चीफ मिनिस्टर और फॉरेस्ट मिनिस्टर नहीं करेगा। ये 1950 है, कॉन्स्टिट्यूशन खोल के आप देखिए और डिटेल्स में पढ़िए 5th शेड्यूल का। राव साहब, ये 2000 ने नहीं मैं बता रहा मीटिंग भी बुलाई है कभी ऐसी? मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मेरे साथ आप आर्ग्यू कर सकते हैं जी। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये 2017 है। अब तक कोई भी स्टेट में 5th शेड्यूल इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। उसका मतलब जो आदिवासी फॉरेस्ट में रहते हैं उनको हक मिलना चाहिए वो एरिया को एडमिनिस्टर करने के लिए। कैसे? बाय अपॉइंटिंग अ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। व्हाट इज अ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल? इट इज अ पंचायत। Please find out if any panchayat has been appointed in any reserve forest in India. It's a big bloody zero. Correct. That is why the communists have come there and organized the Adivasis against the government. So you should remove this. Why can't you appoint the Tribes Advisory Council based on the 5th schedule? This is the root cause of the problem. तो अब No, I am not defending the मैं Maoists. ये कह रही हूँ कि आप ये जानते हैं कि ये रूट कॉज है, आपने सुझाव भी दिया है, सरकारों को भी पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता होगा। सबको जब पता है तो लोग जब इस समस्या से निपटारे की बात करते हैं तो क्या इस समस्या के बारे में कि 5th शेड्यूल के जो नियम थे वो पालन नहीं हो रहे हैं और उसको किस तरह से पालन किया जाए, इस पर कोई विचार विमर्श नहीं होता? आप ऐसा करना चाहिए। देयर आर सेवरल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन द फॉरेस्ट। शी इज वन ऑफ देम, प्रोफेसर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी।
इनके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो उस एरिया में काम कर रहे हैं। सारा सरकार उनके ऊपर पड़े रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि फिफ्थ शेड्यूल इम्प्लीमेंट हो और ट्राइबल्स को कुछ पावर अपना हाथ में मिलेंगे अपना एरिया को एडमिनिस्टर करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं कर रहा है, इसीलिए तो माओइस्ट उसमें अंदर घुसा है। यातनाएं दी गई हैं जी जिनको नंदिनी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। तो क्या इस बारे में भी कहीं ध्यान दिया जा रहा है या सोच विचार है सरकारों के अंदर कि कैसे जो ट्राइबल्स हैं उस इलाके में उनको भी ज़्यादा राइट्स दिए जाएं, उनको भी इस तरह के उपाय किए जाएं कि वो इंसर्जेंसी या माओवादियों के साथ मिलने के बजाय अपने जीवन स्तर को बेहतर करने का कोई रास्ता निकालें? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो हिंसा की बात हो रही है जिस पर बहुत सारा अटेंशन दिया जा रहा है और सारे जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसी पर हो रहे हैं, पर मुझे पिछले 10 साल से बहुत कम, मतलब शायद 1-2 प्रोग्राम्स होंगे जिसमें जो आदिवासी इलाके में है, जो भूखमरी है, जो बेरोज़गारी है, उनके बारे में जो प्रोग्राम्स हो। आपके जो सारे फ़ोटोज़ भी आप दिखा रहे हैं वो तो सारे बंदूक वाले फ़ोटोज़ हैं। आपने कभी वहाँ के गांव जो जले हैं जहाँ लोग मर रहे हैं भूखमरी से, तो उसका कोई फ़ोटो नहीं दिखाया। लेकिन नंदिनी मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये राज्यसभा टीवी पर हम पूरे आदिवासियों के जीवन अनुभव के बारे में एक पूरा प्रोग्राम चलाते हैं। राज्यसभा टीवी शायद अलग है, पर बाकी जो मीडिया है। दूसरी बात है कि ये बहुत ही दुखद है कि सीआरपीएफ के लोग मारे जा रहे हैं और इसको हमें पूरी होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखनी चाहिए कि सीआरपीएफ वहाँ रहना नहीं चाहती। और मैंने कई सीआरपीएफ के लोग से बात किया है कि वहाँ उनको सरकार की, चाहे कश्मीर हो या बस्तर हो, सरकार की गलत नीतियों के कारण ये लोग मर रहे हैं, क्योंकि उनको सरकार इसको ठीक तरीके से समाधान नहीं कर पा रही इसकी, और बाकी शहादत दे रहे हैं सीआरपीएफ के लोग। अभी पिछले हफ्ते में बीजापुर में एक सीआरपीएफ आदमी ने सुसाइड कर दी क्योंकि इतनी खराब सिचुएशन है। कई लोग सीआरपीएफ के मलेरिया से मरते हैं और उनको जब मलेरिया हो जाता है तो उनको रायपुर एयरलिफ्ट करना पड़ता है। क्यों बस्तर में आप ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं सेटअप कर सकते आम जनता के लिए और सीआरपीएफ के लिए? जब सीआरपीएफ के लोग मरते हैं मलेरिया के लिए तो फिर उसका मतलब है कि हेल्थ फैसिलिटीज आम जनता के लिए भी नहीं है। तो ये सब आपको देखनी चाहिए। और सीआरपीएफ के लोग बेचारे वहाँ अपने घर से दूर जाके उनको एक तरह से दो टाइप के सीआरपीएफ लोग हैं। एक तो खुंखार टाइप हो जाते हैं कि हम किसी भी हालत में लोग को मार देंगे, उन्होंने हमारे लोग को मारा है तो हम मार देंगे। और ऐसे टाइप के लोग हम देख रहे हैं कि बार बार रेप्स की बहुत जिक्र हो रही है वहाँ उस इलाके में जहां बुरकापाल का जो एनकाउंटर हुआ, चिंता गुफा पास में है, अगला गांव है जी। तो 2 अप्रैल को एक नाबालिग लड़की को रेप किया गया था और उसको जब महिला एक्टिविस्ट लेकर आए थे सुकमा थाने कंप्लेंट कराने के लिए, तो उसको 3-4 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दिया था, उसको किसी से मिलने नहीं दिया और फिर उसने बेचारी ने रिट्रैक्ट कर दिया। तो ये सब क्यों हो रहे हैं, एक तो ये पूछना चाहिए। तो एक टाइप के सीआरपीएफ लोग वैसे हैं जो बिल्कुल they have lost it because उनको आक्रामक हो चुके हैं। दूसरे टाइप के सीआरपीएफ लोग हैं जो पहचानते हैं कि इससे इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला, बातचीत ही अंतिम हल है और वो चाहते हैं कि वो देख सकते हैं कि कितनी गरीबी है, देख सकते हैं कि इस समस्या का जड़ कहाँ से आ रहा है और वो सबसे ज़्यादा चाहते हैं क्योंकि वो ऑन द ग्राउंड है कि बातचीत हो और वहाँ डेवलपमेंट आए। और ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ये जो पूरी पॉलिसी चलती आ रही है कि आक्रामक होना, इसमें पिछले 10 साल से कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आक्रमण की बात हो रही है। और ये इलाका, एक और चीज बताना चाहती हूँ, इस इलाके में जो जहाँ ये पूरा इंसिडेंट हुआ था जिसमें 76 सीआरपीएफ मैन भी मारे गए थे 2010 में, उस इलाके में 2011 में 3 गांव जलाए गए थे पूरी तरह। 2007 में ये पूरा एरिया डिपॉपुलेट हुआ था और सल्वाजुडुम के आने से पहले यहाँ बहुत रोड अच्छी थी, पूरी हाट चल रही थी, 2-3 अच्छे बड़े हाट चल रहे थे। मैं इस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सल्वाजुडुम से पहले अच्छा डेवलपमेंट टाइप का हो रहा था। नहीं, लेकिन सिर्फ एक राज्य की क्यों, अगर 10-12 राज्य इससे पीड़ित हैं तो हम सभी की बात करें। आपने कहा कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं, लोकल लोग भी चाहते हैं, यहाँ तक कि सीआरपीएफ के लोग भी चाहते हैं कि बातचीत से इस समस्या का हल निकाला जाए। ये समस्या राजनीतिक है। बात यह है कि जब भी सरकारों ने बातचीत की पहल की है, खासतौर से वाईएसआर रेड्डी के समय में, वाईएसआर के समय में जब नक्सलवादियों से बातचीत शुरू हुई थी 2004 में, तो बातचीत तो आगे बढ़ी,
लगा कि कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन फिर नक्सलवादियों ने रिटेलिएट कर दिया। तो लगता है कि बातचीत शायद रास्ता नहीं है, और कई बार ऐसा लगता है कि बातचीत जो है वो केवल नक्सलवादी समय काटने के लिए और अपने आप को मजबूत करने के लिए करते हैं। ऐसा भी बहुत सारे लोगों का मानना है, उसका क्या जवाब होगा? इस पर जो बेस्ट अथॉरिटी है, जो मिस्टर शंकरन, जो अभी नहीं है हमारे साथ, तो वो कंसर्न सिटीजन्स कमेटी के हेड थे, वो रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे। तो उनका कहना था कि जितना माओइस्ट ब्लेमवर्दी थे वो टॉक्स के, उतना ही और शायद उससे ज़्यादा सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार ने शायद पहले शुरू किया था। अब मैं नहीं जानती हूँ कि किसने शुरू किया था, किसने, पर ये भी है कि ऐसे जो टॉक्स होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं। एक सेटबैक से ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप कोलंबिया का सिचुएशन देखें, वहाँ भी 40 साल से ये अभी उन्होंने फार्क के साथ बातचीत किया है, उनको प्रेसिडेंट को नोबेल प्राइज़ मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद कहा है कि यहाँ भी कोलंबिया का एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए। तो अगर सरकार को पॉलिटिकल विल है तो बातचीत ज़रूर किया जा सकता है। और एक और आपको बताती हूँ कि 2010 में जब मिस्टर चिदम्बरम ने शायद स्वामी अग्निवेश के द्वारा माओ नेता आजाद करके आजाद को चिट्ठी भेजी थी, तब आजाद को जब मारा गया था, अब दूतावास को आप मार रहे हो तो फिर टॉक्स कैसे होंगे? तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई पॉलिटिकल विल हुआ है टॉक्स के लिए। जी, मैं आपसे बात कर लूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात जो इन्होंने कहा कि जब बातचीत शुरू होती है तो सिर्फ एक या दो घटना से बातचीत को रोक नहीं देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और लंबी बातचीत से ही शायद इस प्रक्रिया का समाधान निकल सकता है। आपने भी कहा कि ये कोई सुरक्षा वाली समस्या नहीं है, इस समस्या का अगर हल निकालना है तो सामाजिक आर्थिक पहलू पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पर जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं वो बार बार इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दरअसल ये सामाजिक आर्थिक पहलू की बात मत करिए, क्योंकि ये एक राजनीतिक विचारधारा के साथ पैदा हुई समस्या है, और ये राजनीतिक विचारधारा के साथ राज सत्ता पर कब्जा करने के लिए किया गया आंदोलन है। इसलिए चाहे हम कितनी भी बातचीत कर लें, इसका कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। जब इस तरह की बातचीत आती है और जब इस तरह की थॉट आती हैं, तब फिर उसको काउंटर करने के लिए ज़्यादा एग्रेशन दिखाया जाता है। क्या ये सही है? देखिए, इनकी आधी बात से मेरी सहमति है, और जो थोड़ी बहुत समझ मेरी मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद की है, ये जो CRPF के ये जवान हैं, मैं इनको क्लास एनिमी नहीं मानता कि ये वर्ग शत्रु हैं। माओ सेतुंग ने जो कहा है, कार्ल मार्क्स ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि जनता को संगठित करो और जो जनता के शत्रु हैं उन पर प्रहार करो। राजसत्ता का जन्म बंदूक सी नोक से होता है, ये माओ सेतुंग ने कहा। लेकिन नेपाल में प्रचंड ने कहा नहीं, ये बैलेट से भी हो सकता है। तो ये दुनिया भी बदल रही है। जो CRPF के जवान हैं उनमें से कुछ हो सकता है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जुल्म जाति करते हैं, लेकिन सारे के सारे CRPF के गरीब जवान जो नक्सलवादियों जैसी ही आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों से आते हैं, उनकी किलिंग करके आप कौन से वर्ग शत्रुओं के सफाया कर रहे हो, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं तो आपसे बिल्कुल एग्री कर रही हूं। नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ। और दूसरा ये है कि जो वहाँ पे आदिवासी हैं, बिल्कुल जो जल जंगल जमीन वाला है, अगर गृह मंत्री, और जिनका आप जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय का, तो मनमोहन सिंह जी एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि ये जो लेफ्ट कम्युनिज्म है ये सबसे बड़ी थ्रेट है। तो देश का सबसे पहला प्रधानमंत्री भी याद रखो, जिनकी पार्टी की बदौलत वो बने थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कम्युनलिज्म सबसे बड़ी थ्रेट है, कम्युनिज्म सबसे बड़ी थ्रेट नहीं। तो ये परसेप्शन तो रोज अदलते बदलते रहते हैं, लेकिन बंदूक का जवाब बंदूक जो CRPF के लोग दे रहे हैं वो भी गलत है, और जो नक्सलवादी दे रहे हैं वो भी गलत है। बातचीत के करने के अलावा, और गृह मंत्री को मुख्यमंत्री की मीटिंग क्यों बुलानी चाहिए? जो जनजातीय आदिवासी कल्याण मंत्रालय उनकी मीटिंग क्यों नहीं बुलानी चाहिए? जो महिला कल्याण है, जिनकी लड़कियों के साथ रेप होते, उन महिला संगठनों की मीटिंग क्यों नहीं बुलानी चाहिए? गृह मंत्री को जो लैंड रिफॉर्म होने वाली कमेटी है, जो कृषि मंत्रालय है, रेवेन्यू के जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी मीटिंग आज तक 60 साल में, खासतौर से 67 से ये आंदोलन चला है, और ये आंदोलन भी अमृता जी मैं खत्म ही कर रहा हूँ। ये आंदोलन चला ही जमीन के लिए है। CPM की सरकार बनती है पश्चिमी बंगाल में, और ये माओवादी क्या कहते हैं, उन्होंने नारा दिया कि जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक है। जब लोग जमीन पे जोतने बोने के लिए चले गए तो उन पे गोली चला दी,
वहां से जन्म हुआ, इसलिए जो लैंड टू द नहीं, लेकिन आपकी सरकार आपके विचार से सहमत है और क्या बातचीत का रास्ता कोई खोलने की पहल करेगी? मान लीजिए केंद्र सरकार हो सकता है आक्रामक रुख अपनाने की बात करिए, मगर आपकी सरकार बातचीत का रास्ता देखिए, अपनाएगी? मेरी सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हाँ। सरकारों में उच्च पदे पर जो बैठे हुए अधिकारी हैं, उनके माइंडसेट, माफ करना, डिफरेंट हैं, और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनके माइंडसेट डिफरेंट है। इसलिए मैं अपनी सरकार से, हमारी सरकार के यहाँ भी, हमारे यहाँ भी मुंगेर में और कई जगहों पर, और ये देखिए आप, उत्तर प्रदेश से मैं आया हूँ, सिर्फ एक जिला है जहाँ पे नक्सलवादी सक्रिय हैं, वो है मिर्जापुर, जहाँ से गृह मंत्री आते हैं। क्यों? सिर्फ वहीं एक बेल्ट है आदिवासियों की। मैं गाजियाबाद से एमपी रहा हूँ, वहाँ कोई नक्सलवाद नहीं है। मुजफ्फरनगर में नहीं है, या कम्युनल टेंशन हो सकती है, सहारनपुर में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, आपके पंजाब में एक नक्सलवादी घटना मैंने नहीं सुनी। कुछ बुद्धिजीवी हैं जो उस कोज को डिफाइन करते हैं। इसलिए जहाँ गांव में सुख समृद्धि और समानता के अवसर सब लोगों को जीने के, अब आपने कुछ लोगों के हाथ में तो इतनी संपदा पैदा कर दी, एक जी, दो रोटी का इंतजाम भी आपने नहीं किया। जी, आपने लेकिन एक बात कही कि बात असल में माइंडसेट की है, और जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके माइंडसेट आपके माइंडसेट से हो सकता है अलग हूँ, इसलिए पर क्या हम माइंडसेट के भरोसे हम छोड़ दें कि उनके माइंडसेट अलग हैं, हमारे माइंडसेट अलग हैं, तो इसमें आम आदमी और बीच का जो आदिवासी है वो क्यों पीछे? उनके अधिकार, उनके समानता के अधिकार पर क्यों नहीं बातचीत करती हैं सरकारें? और जिन मंत्रालयों और संगठनों को बुलाकर बातचीत करने की बात अभी त्यागी साहब ने की, उनसे क्यों नहीं बातचीत होती है? देखिए, एक चीज़ है, हम बात करते हैं कि इस समस्या का समग्रता से विचार करना चाहिए, सब लोग कहते हैं, फिर उसके बाद उसको कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं समस्या को। वायलेंस है, विकास की बात है, उनके कानून की व्यवस्था की बात है, कई तरह के चीज़ों की बात है, उनके ऊपर अन्याय है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, और फिर कंपार्टमेंटलाइज करके फिर एक इशू को ही बड़ा कर देते हैं और कहीं ना कहीं फिर जस्टिफाई कर देते हैं वायलेंस को। तो आप आर्थिक विकास नहीं है, इसको कौन डिनाई कर रहा है? आर्थिक विकास से तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन होगा। नहीं, एक मिनट, मेरी पूरी बात, मैंने इतनी देर सुना है पहले पूरी तरह से। तो हम कोई डिनाई नहीं कर रहे कि उनका आर्थिक विकास जरूरी है, उस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर, न्याय की समस्या है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है। लेकिन जिस वक्त आप वायलेंस की बात कर रहे हो, नक्सलवादियों के वायलेंस की बात कर रहे हो, उस समय आप अगर इस चीज को उठाने लगोगे कि आर्थिक विकास के कारण ये हो रही है वायलेंस, तो आप जस्टिफाई कर रहे हो वायलेंस को। किसी भी स्थिति में आप वायलेंस को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? लेकिन क्या बिना कारण जाने किसी समस्या से निपटा जा सकता है? गिल साहब, यहाँ पर समस्या ये है कि इस नक्सलवाद की समस्या को किस रूप में देखा जाए? अन्याय और अभाव से पैदा हुई समस्या है, या फिर ये कोई हिंसक राजनीतिक समस्या है जिसको अलग तरीके से निपटने की जरूरत है? आप अपनी नजर में क्या देखते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब नक्सलवादी समस्याएं कम हो रही हैं, घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन क्या इस समस्या के रूट कॉज तक पहुंचकर इसे दूर करने की जरूरत नहीं है अभी? देखिए, ये लंबी डिस्कशन मैंने सुनी जी। शुरू में मैंने 2-4 स्टेटमेंट दी थी जो आपको पसंद नहीं आए। नहीं, लेकिन समस्या में सब कुछ मिक्स्ड अप है जी। दी लैंड ओनरशिप इज मिक्स्ड अप, माइनिंग के पैसे का क्या होगा, दैट इज मिक्स्ड अप, how the produce of the tribals will be kept, where will be kept, how he will get his right price, all these things are mixed up altogether. और ये कहना कि साहब, the governor in Chhattisgarh used to have a meeting every week to see कि ये tribal areas में क्या हो रहा है. How do you develop? अगर आप स्कूल बनाते हैं वो स्कूल तोड़ते हैं, अगर आप हॉस्पिटल बनाते हैं वो हॉस्पिटल तोड़ते हैं, आप नल बनाते हैं वो नल खो देते हैं. हाउ डू यू, आई मीन विद दिस सॉर्ट ऑफ पेटी opposition to development, how do you develop? Why don't the Naxalites join up with the government and say, okay, we'll develop these areas together? और ये जो रोड है जिस पे ये घटना हुई, 11 years earlier I had said that this is a road which is important for development and it is important for operations.
अभी तक आधी रोड नहीं तैयार हुई। क्यों? जी। Because sometimes governments want this, sometimes government want this. और उसी तरह की रोड बनाने के संदर्भ में यहाँ पर रोड बनाने की सुरक्षा के दौरान ये मौतें हुई हैं। मैं राम मोहन साहब आपसे जानना चाहती हूँ, आपने गिल साहब को सुना, वो ये कह रहे हैं कि कैसे ये विकास के काम किए जाए, जब स्कूल बनाते हैं वो आके स्कूल तोड़ देते हैं, सड़कें बनाते हैं सड़कें नहीं बनने देते हैं, या इस तरह के कोई भी विकास के काम किए जाते हैं नक्सलवादी वहाँ पे बाधा पहुँचाते हैं, तो फिर विकास किया कैसे जाए और कैसे उनके जीवन स्तर को सुधारने की बात की जाए? फिर तो दूसरा ही रास्ता बचता है ना लड़ने का। मैंने आपको कहा था ना, पहले 5th शेड्यूल तो इम्प्लीमेंट कीजिए। You are not giving rights to the tribals to administer themselves. That's what the 5th schedule says. Appoint a panchayat. Panchayat will negotiate with a mining company. Then the profit of the mining will go to the Adivasis. That is not to be allowed. That is what is preventing the development of this area. Money is the root cause. मतलब आप ये कह रहे हैं कि छोटे मोटे जो विकास के काम है उसके जरिए बड़े जो विकास की तरफ अनदेखी हो रही है उसको छुपाया नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये है। When it says that it is the governor who will administer by appointing a tribes advisory council, a panchayat, and the panchayat will administer that area. This is 2017. This is 1950, the Constitution of India. Till today, not a single panchayat has been appointed anywhere. What is the meaning? You don't want the tribals to get anything. That is the root cause. है नॉर्थ ईस्ट में ये है क्या पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं? आप जाइए, मैं इतना जाता हूँ वो पे। I have worked in Naga Hills, Manipur, everywhere. देखिए समस्या को देखना पड़ेगा, केवल एक सॉल्यूशन नहीं है। Northeast is different. Northeast the tribals are majority. The caste Hindu is less. तो पैरेलल गवर्नमेंट Nagaland, Manipur, these are all virtually 80-90% tribal. This is not the case here. Here the tribals are only 5%, 10%. They need protection. Of course. Yes. And they need power which you are giving them. You are not giving that power to them. सर 5th शेड्यूल को इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल क्या है? क्यों नहीं सरकारें इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती? मुश्किल क्या है? It's a mindset. Upper class. Why will we give anything to the lower caste? To the poor. This is the root. एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि गिल साहब ठीक कह रहे हैं कि जॉइंटली एक एफर्ट होना चाहिए। और 2007 में हमने जो केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, हमने एक 10,000 उन्होंने बोला था कि आप रिहेबिलिटेशन प्लान प्रिपेयर करो कि कैसे इस एरिया में नॉर्मलसी लाया जाए। तब से हम लगातार कह रहे हैं कि लेट अस प्लीज़ हैव नॉट विथ माओइस्ट बट गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी शुड हैव अ जॉइंट committee which will implement all these things, roads, health, education, justice, जिसके घर जलाए गए थे सल्वाजुडूम और सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, उन सबको compensation मिलना चाहिए। सरकार लगातार इसको रेजिस्ट कर रही है। हम बार बार कोर्ट भी बोल रही है कि you should have some kind of monitoring, you should have some, पर छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार बिल्कुल इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। I completely am not in support of Maoist violence, but I'm in support of the villagers. उनको हक मिलनी चाहिए। देखिए एक अमृता जी एक छोटा एक सेकंड कि हाँ, there are 2 points on which divergent views are being expressed. एक है कि आपको ट्राइबल वेलफेयर को देखना चाहिए। राम मोहन राय साहब ने भी यही कहा है, यही उसको एम्फसाइज कि उसको डेवलपमेंट ज़रूर होनी चाहिए। गिल साहब ने कहा कब से डेवलपमेंट करते हैं, उसके साथ काउंटर पार्ट देख रहे हैं आप कि डेवलपमेंट नहीं होने देते। कौन नहीं होने देते? नॉट द ट्राइबल, पुअर ट्राइबल। देर आर जो एलिमेंट इनके पीछे हैं, जो एलिमेंट इनके पीछे हैं वो नहीं होने देते। अगर आप कहीं अरुंधति राय ये कह देती है वॉकिंग विद द कॉमरेड, तो उसको कह दिया है कि यू आर सेइंग गांधीयन विद गन्स। अरुंधति राय ने एक लिखा था एक आर्टिकल कि वॉकिंग विद द कॉमरेड, उन्होंने अच्छा कहा कि ट्राइबल को मैं गए हूँ, इनको ये आया, ये अट्रॉसिटीज होती हैं, ये है वो है, तो उनको ये लेबल कर दिया गया यू आर प्रोटेक्टिंग गांधी, यू आर कॉलिंग गन वालों को गन, यू आर टॉकिंग इट गांधीयंस विद गन, उसको कंडेम कर दिया गया। तो ये जो बात है, हमेशा कोई भी टेररिस्ट मूवमेंट या एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट का बेसिक काज एक ये भी होता है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी का भी। इसमें ज़्यादा है क्योंकि ट्राइब एज ए राम मोहन साहब ने वहाँ तो नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने भी काम किया, मैं भी बहुत काम किया। नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली सारी ट्राइबल पॉपुलेशन 90 अबाव, यहाँ पे थोड़ी सी पॉपुलेशन है, इसको जल्दी शायद सावधान मिल सकता है। बात है कि इसको दोनों चीज़ों से नहीं ले सकते आप। जो ही डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो एलिमेंट इसके पीछे हैं वो डेवलपमेंट नहीं होना चाहते।
क्योंकि उन एलिमेंट का उनकी नहीं तो वो कौन से एलिमेंट है उसकी पहचान करिए और फिर उसको समाधान निकालिए। भाई मैं माफ कीजिएगा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आपने कहा कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो, वो कौन से एलिमेंट हैं उसकी पहचान की जाए और उनको हटाया जाए रास्ते से, वो कौन से एलिमेंट है बताइए। अमृता जी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, वायलेंस सिस्टम के अंदर भी है, वायलेंस प्रॉब्लम क्या है कि हम है ना, अब कोई भी वायलेंस के पीछे कोई आइडियोलॉजिकल सपोर्ट होता है, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट जहां से मिल रहा है उनको आइडेंटिफाई करना ये बहुत जरूरी है। सिर्फ आइडियोलॉजिकल सपोर्ट की बात जिन वायलेंस करने वालों को नहीं, और एक और बात है कि आप इस माइंडसेट से कैसे चल सकते हो कि सरकार में जितने भी लोग हैं वो तो करप्ट हैं, वो उनकी इंटेंशन ठीक नहीं है, और सिविल सोसाइटी में जो बातें कर रहे हैं या वो कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं, इस तरह से कंपार्टमेंटाइज नहीं कर सकते। इससे आगे बढ़ते हैं, मैं नौजवानों को अपनी चर्चा में शामिल करना चाहती हूँ। जी, आप में से कौन सवाल पूछना चाहता है? मेरा सवाल आप सबसे है, अभी 6 लोग आप लोग इस डिबेट में हैं और सबके मत अलग अलग हैं एक ही नक्सलवाद की समस्या को लेकर। जब हम 6 लोग यहाँ पे एक छोटी सी डिबेट में अगर एक मत पर नहीं आ सकते किसी समस्या को सुलझाने के लिए, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि राज्य सरकार की मशीनरी और सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी एक साथ आ सकती है? तो हमें क्या इन सब मुद्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि जो पूरी समस्या की जड़ है उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है? हम जब 6 लोग यहाँ पर नहीं हो रहे हैं तो कैसे आप हम ये इसका क्या सोल्यूशन क्या है? आपकी नज़र में समस्या की जड़ क्या है? मेरी नज़र में समस्या की जड़ गरीबी है, और गरीबी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हम सिर्फ नक्सलवाद और उसके पीछे की आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। गरीबी अगर हम खत्म कर देंगे तो मुझे लगता है तो केवल गरीबी की ही बात की, विकास की बात कर रहे हैं। तो वही तो प्रॉब्लम है। अगर हम उन्होंने जो 5th शेड्यूल की बात की, अगर 5th शेड्यूल लागू नहीं हो रहा है तो कौन करेगा? हम तो बात नहीं कर सकते। गिल साहब ने क्या कहा कि जो विकास का जो वहां पे सरकार को करना है उसमें कुछ लोग रुकावट डाल रहे हैं, वो वायलेंस उसमें सबसे बड़ी रुकावट है। जो वायलेंस कर रहे हैं, नहीं जो वायलेंस कर रहे हैं, गवर्नर ने एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई, खत्म नहीं करेंगे तो कैसे ठीक होगा? विकास के लिए बहुत राव साहब जो हैं ये बड़े अफसर रहे हैं, इनके अनुभव हैं। आज तक जो गवर्नर को मीटिंग बुलानी चाहिए गवर्निंग बॉडी की, एडवाइजरी कमेटी की, किसी राज्य के गवर्नर ने ट्राइबल्स के ग्रीवांसेस को एड्रेस करने के लिए मीटिंग ही नहीं बुलाई। वो तो बोल रहे हैं हर वीक में बुलाते हैं मीटिंग, गवर्नर की होती है। गिल साहब ने कहा है यहाँ पे। गिल साहब, क्या आपने कभी इस तरह का, मतलब क्या आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो राममोहन साहब कह रहे हैं कि कभी गवर्नर्स की मीटिंग नहीं बुलाई जाती, कि 5th शेड्यूल को लागू करने के लिए क्या किए जाने की ज़रूरत है, आदिवासी इलाकों के डेवलपमेंट के लिए और वहाँ पर पंचायतों के प्रसार के लिए क्या किए जाने की ज़रूरत है, कभी इस पर कोई मीटिंग होती है, कोई बातचीत होती है? In Chhattisgarh, every week the governor called a meeting. उसमें चीफ मिनिस्टर होते थे, चीफ सेक्रेटरी होते थे, DGP होते थे, और officers connected with development would be there. Anyway, that is the practical side of it. But the thing is कि जो डेवलपमेंट को नहीं होना चाहते उनका क्या मकसद है? उनका मकसद है कि उनका जो एक वो पॉलिटिकल बना हुआ है वो कायम रहे। जी। अभी ये ज़्यादा वायलेंट हो गए हैं बिकॉज दे फील दैट देयर इन्फ्लुएंस इज वेनिंग। लेकिन गिल साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रही थी कि आप ये कह रहे हैं कि गवर्नर मीटिंग बुलाते थे छत्तीसगढ़ में, लेकिन उस मीटिंग में क्या कभी इस बारे में कि 5th शेड्यूल को उन इलाकों में, आदिवासी इलाकों में लागू किया जाए जहां पर नक्सलवाद की समस्या बढ़ रही है, कभी चर्चा होती थी? हाँ, वही तो, उसी के लिए तो मीटिंग होती थी। नहीं, मीटिंग तो होती थी, पर मैं ये जानना चाहती थी कि कभी मीटिंग में इस बात की चर्चा हुई कि 5th शेड्यूल नहीं लागू हो रहा है, पेसा जैसे कानून नहीं लागू हो रहे हैं, ट्राइबल एक्ट नहीं लागू हो रहा है, BRGF नहीं लागू हो रहा है, इस तरह के जो रूल्स आदिवासी इलाकों के लिए बनाए गए थे। 6th शेड्यूल में है क्या? और जमीन कॉर्पोरेट को दी जा रही है। व्हाट इज देयर इन द 6th शेड्यूल? जी, आप कहना चाहती हैं कुछ? मेन नक्सलवाद एक इशू है, पर इससे इक्वली कनेक्टेड और इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि आदिवासी इलाकों में क्या हो रहा है। आप देखिए पूरे देश में 46% ऑफ ट्राइबल वीमेन हैव अ बॉडी मास इंडेक्स ऑफ लेस देन 18.5, मतलब वो स्टारवेशन पर है। तो आप जो एंड पॉवर्टी रेट्स आदिवासीज और मतलब एवरेज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर ऑफ द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 30 पॉइंट डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी जहां आदिवासी माओइस्ट नहीं है, जैसे आप उनकी झबुआ हालत बहुत देखिए, अच्छी है।
और बहुत सारे आदिवासी इलाके हैं इस देश में जहां माओइस्ट नहीं है, पर वहां भी उतना ही प्रॉब्लम है। तो ये माओइस्ट ठीक है, माओइस्ट डेवलपमेंट नहीं लाने दे रहे हैं, पर बाकी जगहों में आप क्यों नहीं उसको उनको मॉडल जगह बना देते हैं? क्या आप ये कह रहे हैं सरकारें ये करना नहीं चाह रही क्या? नहीं, अगला मतलब सवाल ले ले, मैं ये अगला कह रही हूँ सवाल कि ले मध्य प्रदेश की जो अलीराजपुर एरिया सरकारें है पूरी वो तरह तो से उतना इसे ही करना गरीब है चाहती जितना हैं। देयर इज अ सिस्टम व्हिच इज ब्लॉकिंग दिस रीच। व्हाट अबाउट इन अदर एरियाज? और दूसरी बात जहाँ है कि नक्सलाइट जब नहीं भी है वहाँ क्या जो है? नक्सलाइट मूवमेंट को पोषण करता है ये बैकवर्डनेस, इसलिए नहीं, वो मैं बोल रही नहीं हूँ कि होने जहाँ देते। नक्सलाइट मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ क्या हो रहा है? और एक और चीज बता, बस यही कि जैसे नियमगिरी सुरक्षा समिति है, झारखंड की जन विस्थापन समिति है, उन सबको नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन कहा जा रहा है, जबकि वो पूरी तरह से नॉन नक्सलाइट है। वो गांव वाले मतलब विस्थापन है। और अगर हरियाणा में या कहीं भी लोग विस्थापित होते तो उनको प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है? तो क्या सिर्फ आदिवासियों को प्रोटेस्ट कर, जब वो प्रोटेस्ट करते कि हमारा जमीन नहीं छीना जाता है, तो उनको नक्सलाइट कहा जाता है? मेगा पार्टी कर जी, रही पूरे देश मैं में। अगला सवाल लेती वो भी हूँ। नक्सलाइट अगला है। सवाल बिल्कुल। गोपाल जी, आप सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों एग्रेसिव होने की बात कर रहे हैं? जब वही सिक्योरिटी फोर्सेज एग्रेसिव होकर रेप कर देती हैं तो आप उसकी निंदा कर रहे हैं। सुनिए, बिल्कुल निंदा ही करेंगे। उसके बाद जब रेप पीड़ित लोग न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं, उनको लड़ाई के लिए ना उनके पास संसाधन है न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए, ना उनके पास उतना वक्त है, क्योंकि वो इतने गरीब हैं कि अपनी मजदूरी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। उसके बाद जब वो नक्सलिज्म का सहारा लेते हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तो आप उसकी भी निंदा कर रहे हैं। अब वो जब उनका जेल में बलात्कार किया जाता है महिलाओं का, उस जेल में जब उनका बलात्कार किया जा रहा है, उसके लिए फेसबुक पे वर्षा डोगरे जी लिख देती हैं, तो आप उनको सस्पेंड कर दे रहे हैं। आप अपने ही अधिकारियों की बात सुनने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? देखिए, और आप ये भी कह रहे हैं कि देखिए, सरकार जो जो कोशिश कर उनके रही ऊपर है, एट्रोसिटीज हो रही हैं, उसके लिए जो जो जिम्मेदार हैं सरकार को उसकी तरफ पूरी तरह ध्यान देना चाहिए, दे रही है, ये मना नहीं कर रहे। लेकिन अभी हम किस बात पे यहाँ पे चर्चा क्या कर रहे हैं? वायलेंस बाय नक्सलाइट्स। अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वहाँ के क्षेत्र की बात करेंगे तो मैं ट्राइबल फॉरेस्ट राइट्स पे भी पूरा बोल सकता हूँ, लैंड एक्विजिशन के इश्यूज पे भी बोल सकता हूँ, वहाँ के पानी की समस्याओं पे भी हम बात करेंगे, वहाँ के सड़क बनाने की भी बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात करेंगे। सुकमा जेल की क्या लेकिन आप कैपेसिटी है, आपकी वायलेंस जानकारी वालों है? को जब बताता हूँ, नहीं, जब वायलेंस की बात करेंगे, कैपेसिटी है 40 लोगों की, वहां पर है 500 लोग, जिसमें 150 महिलाएं हैं सुकमा जेल के अंदर। हाँ जी, अगला सवाल ले कोई लेते एक हैं। बीमारी है कि देश के अंदर? जी, आप जी सर, पूछना मेरा चाहती हैं? आपसे ही सवाल है। आपने बोला कि मतलब पिछले 70 साल से ये चला रहा, हम 2 साल में कैसे ठीक कर दें? तो क्या मतलब वहाँ ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, अगले बिल्कुल 70 सालों मतलब तक क्या ऐसे ऐसे ही ही शहीद चलेगा होते क्या? रहेंगे? नहीं, मैंने 70 साल का एग्जांपल दिया था कि सब जी। तब से आइडेंटिफाइड लेकिन है लोगों दो ने issues। वोटिंग ये जो दी है 67 के बाद आपको शुरू हुआ सेंटर आपकी में लाने जानकारी के के लिए लिए। नहीं, सर, मतलब पिछले सालों से एक सेकंड सर, मतलब आपकी नहीं, सरकार नहीं, को नहीं, लाने के लेकिन लिए जो राज्य में वोटिंग तो दी है 3 ना, टर्म से इनकी जी। सरकार है। जी, 3 जी। टर्म से बीजेपी की सरकार है भाई राज्य छत्तीसगढ़ में। में तो हाँ, तो तब से 3 क्या हो साल रहा की है बात फिर? ही नहीं है। छत्तीसगढ़ अगर में समस्या तो केवल शेड्यूल 5 इतनी नक्सलवाद सिंपल होती, 67 के बाद शुरू हुआ है, ये कह रहे 70 साल से। नहीं, अगर समस्या नहीं, समस्या अगर इतनी सिंपल है कि शेड्यूल 5 को इंप्लीमेंट करने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा, क्या इतना सिंपल हम मानते हैं? इट इज वन ऑफ द पॉइंट। इट इज वन ऑफ द पॉइंट। Yes. ये इसका मैं यही कह रहा हूँ कि मल्टीपल फैक्टर्स One of the major points. The most Yes, unfortunate I agree with that. part of our discussion every time. Yes. जहीं बम ब्लास्ट हो गया तो कहेंगे उसकी सरकार है, मेरी नहीं है। वहाँ वो ये जो है ना, नहीं, जो हमने जिक्र इकोनॉमी नहीं किया सरकार का। इससे कुछ बिल्कुल, नहीं होने वाला। मैं भी सवाल यही मेरे कहना एक चाह रहा हूँ कि गोपाल ये जी, कोई- एक मिनट अर्ज कर रहे हैं। आप मानते हैं कि उस एरिया में डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई हद तक नहीं हुई या हुई है, होना जो चाहिए। होना चाहिए, ये भी आप चाहते हैं, हुई है, सैबोटाज हो गया, कुछ भी है। अब सवाल है कि उसको डेवलपमेंट, देयर आर 2 इश्यूज। क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज को पहले फिलअप देना चाहिए या पहले आपको कर्विंग, एक मिनट, आप नेक्स्ट स्लाइड को कर्व करना चाहते हैं स्टेट वे बाय फोर्सेस, दिस आर द 2 इश्यूज। दोनों साथ करने एक मिनट, ऐसा संतुलन तो हो नहीं सकता कि साथ साथ हो। यू हैव और टू गिव जो प्रेफरेंस। डेवलपमेंट को साथ रोक करने रहे हैं के उन्हें लिए- रोकना एक- पड़ेगा। दोनों साथ गोपाल जी, करने के लिए जो अभी गोपाल रणनीति जी। बनाई जा रही है उसमें दूसरा पक्ष तो है ही नहीं। कैसे नहीं है? आपको गोपाल जो जी। रोड्स बनाने की सारी जो क्यों मारा गया, वहां रोड्स बनाने की तो सारे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पूरा बात है, मनरेगा की बात है, आप जो ट्राइबल राइट्स एक्ट की बात है, पानी की प्रोविजंस की बात है, सब गरीब कल्याण विकास सब तरफ ध्यान दे रहे हैं। उनको केवल आइडेंटिफाई किया गोपाल गया, जी, जो नए leaders आदिवासी have you- हैं, जो नए आदिवासी बने उनके नाम सुन लीजिए ना। एक तो उड़ीसा के अंदर अग्रवाल साहब आए हैं एक प्लांट लेकर के, जिन्होंने 60,000 एकड़ जमीन पे कब्जा कर लिया। झारखंड के अंदर वो जो लंदन वाले मित्तल साहब आए, नए आदिवासी वहां पर वो हैं। जी, अभी मैं रायपुर जा रहा था, मेरे साथ
बिजनेस क्लास में मैं MP था, आधा दर्जन पूंजीपति थे, कहाँ जा रहे हैं? रायपुर मेरे साथ जा रहे हैं। क्या कहने जा रहे हैं? कि जमीन खरीदने के लिए जा रहे हैं। तो नए आदिवासी तो आपने ये पैदा कर दिए। और जो हमारे आदिवासी थे जी, वो या तो मार दिए या आपने उनको मुखफरोजरी मरवा दिया। अच्छा है, वायलेंस जो है वो एक तरफा नहीं है, स्टेट भी तो ब्रूटल है। कहाँ बराबरी है जी, और अगर बराबरी नहीं है तो ये वायलेंस सदियों सदियों तक जारी रहेगी। जी। अगला इसलिए सवाल, बराबरी लाइए अगला पहले। सवाल। क्वेश्चन टू द पॉलिटिकल पार्टी, जो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ रही है, जो रिस्पेक्टेड सिंह सर ने जो बोला है अभी कि अगर किसी बाउंड्री पे कुछ नक्सलवादी अटैक हो रहा है 2 स्टेट्स की बाउंड्री पे, तो स्टेट्स एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि ये नक्सलवादी अटैक आपकी तरफ से हुआ है, वो कहता है कि आपकी तरफ से हुआ है। तो इसका जो मेन इफेक्ट है वो तो भाई कि ट्राइब्स पे मिल रहा है। very तो very important issue here is उस चीज के लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल बोलोगे? इशू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, हम लोगों ने टच नहीं किया। जो इंटर स्टेट मूवमेंट्स हो जाती हैं, इसकी वजह से वो एक स्टेट के मेरे नहीं, दूसरा स्टेट मेरा नहीं, अपने स्टेट के लेवल पर ले रहे हैं और इंटर स्टेट मूवमेंट हो जाती है। और आप उसको फिर जब बढ़ जाता है तो आप फिर उससे वक्त उसके ऊपर अटैक करेंगे, वहाँ पे अटैक। तो इंटर स्टेट मूवमेंट, ट्राइबल वेलफेयर की एक्टिविटीज़, एज वेल एज कंट्रोलिंग टेररिज्म बाय फोर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड, ऑल हैव टू बी कंबाइंड टुगेदर। लेकिन इम्पोर्टेंस हर जगह में इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक रीजन की वजह से ये होता है। आप जी, ये सच है कि जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो नीतियां हैं, जो हमारे संविधान में अधिकार हैं, वो नहीं अभी लागू हो पाए हैं। लेकिन इसको लागू करने का क्या तरीका होना चाहिए, और क्या इसी तरीके से सिर्फ नक्सलवाद को डील किया जा सकता है या नक्सलवाद को ख़त्म किया जा सकता है, या इसके लिए थोड़ा सख्ती भी बरतने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ बार बार सरकारी इशारा करती है? मैडम नंदिनी सुंदर से बात करें, इन्होंने वहाँ एरिया में ग्राउंड पर बहुत जगह पर काम किया है। जी, मैंने तो विजिट किया है, लेकिन मैं तो जाके 2 दिन देख के वापस आया हूँ। इन्होंने वहाँ जाके रहे हैं और उस एरिया में 5-6 लोग हैं जो अपर कास्ट के लोग हैं, लेकिन वहाँ गांव में कमरा लेके वहाँ पर बैठे हैं और ट्राइबल के साथ काम कर रहे हैं। वुड यू प्लीज एक्सप्लेन टू हर? एक्चुअली और उसका नतीजा भी भुगतना पड़ रहा है कई बार। वही हमारे खिलाफ फॉल्स केसेस लग रहे हैं, और मतलब पूरी तरह से ये आप क्यों नहीं कंडेम करते जब जो लोग जस्टिस की मांग उठा रहे हैं उनके ऊपर खिलाफ पुलिस के लोग बोल रहे हैं कि उनको मॉडर्न व्हीकल से कुचलना चाहिए। मिस्टर SRP कलूरी वहाँ के IG पता नहीं क्या क्या लोग बिल्कुल गलत लोग को डिफेम करने की में जुटे थे, और उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। पर जैसे आप कह रहे थे, वर्षा डोंगरे को सस्पेंड किया जा रहा है जब वो कह रही है कि जेल की सिचुएशन कैसी है। तो सबसे पहले जस्टिस मिलना चाहिए। इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ की सिचुएशन सॉल्व हो, जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लोग को लगे कि रूल ऑफ लॉ भी कोई चीज़ है, जस्टिस भी मिल सकती है, तो फिर वो सरकार में पूरी तरह में विश्वास करना शुरू करेंगे। और तीसरी बातचीत, क्योंकि आई फुली कंडेम माओइस्ट वायलेंस, आई फुली कंडेम स्टेट वायलेंस, और दोनों से बचने के लिए जनता से बात करनी चाहिए। कभी किसी ने जनता से भी बात तो की लंबा है। है नंदिनी, जस्टिस का प्रोसेस तो लंबा है, और क्या उतने दिनों तक नक्सलवादी चुपचाप बैठे रहेंगे? आपने जस्टिस शुरू भी किया है कि आपको पता है कि लंबा है या छोटा है? जी, आप शुरू तो कीजिए, फास्ट ट्रैक कीजिए सारे केसेस को। जी, आपको क्या लगता है जब किस तक तरह से समाधान हो सकता है? जो सरकार अभी जो रास्ता बता रही है समाधान नाम के एक कार्यक्रम का, वो रास्ता सही हो सकता है, या फिर जो नंदिनी सुंदर बता रही हैं कि पहले जस्टिस की शुरुआत कीजिए, इसके बाद हो सकता है नतीजा मैं जल्दी आ अपने जाए? दोनों साथियों से एग्री करता हूँ और गिल साहब से टोटली एग्री करता हूँ कि हर सवाल का जवाब बंदूक है। पंजाब की इंसर्जेंसी डिफरेंट थी, उन्होंने वहाँ अच्छा काम किया, हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन ये समस्या वहाँ के जल जंगल जमीन से मैं कई बार कह चुका, उससे जुड़ी, इस पर अधिकार किसका है? ये लिखा हुआ है कि आदिवासियों की जमीन आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं लैंड एक्विजिशन कमेटी का पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ, आपने वहाँ कर दिया कि ग्राम पंचायत से पूछने की जमीन नहीं है, मित्तल को दे दो, अग्रवाल को दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो, जब तक इन चीज़ों पर चेक नहीं लगेगा। और दूसरा ये है, बिल्कुल एक जो CRPF के एक निहत्थे जवान को जो मारता है वो नक्सलवादी की बात छोड़ दी, वो इंसान भी नहीं है, उसको भी हम कंडेम करते हैं। लेकिन स्टेट के अंदर जो फैली हुई छिपी हुई वायलेंस है, जब तक उसको कम नहीं करोगे, ह्यूमन राइट्स को रेस्टोर नहीं करोगे, और नंदिनी जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको लक्सनाइट मान करके सोशल रिफॉर्मर नहीं मानोगे, तब तक कैसे समस्या का समाधान हो? जी,
देखिए, मैं तो बिल्कुल मानता हूँ वहाँ का आर्थिक विकास ही समस्या का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन और एकमात्र सॉल्यूशन है। उनको ट्राइबल और जो गरीब लोग हैं उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए, उनके रिसोर्सेज पे अधिकार मिलने चाहिए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्ट करता। अगर स्टेट मशीनरी उसको नहीं प्रोटेक्ट कर रही है तो फिर उसकी जिम्मेदारी है, उसके लिए दे आर अकाउंटेबल। और दूसरी बात, जो वायलेंस है उसको तो आपको स्टेट के पावर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से ही करना पड़ेगा। दोनों को अलग करके देखना चाहिए और किसी भी लेवल पे वायलेंस प्रोटेक्शन, ये जो एजिटेशन करना, अपनी बात रखना, सबको अधिकार है। इस देश में प्रजातांत्रिक देश है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो किसी भी कारण से हो। कारण से जस्टिफाई नहीं होता कि कानून को हाथ में कभी कभी जो व्यवहार में दिखता है और जो बातचीत की जाती है उसमें काफी सारे और सरकार के ऊपर विश्वास तो रखना ही पड़ेगा, जिसको आपने चुना है। डिफरेंसेस दिखते हैं। बहरहाल आपकी अपनी बात हुई। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो अभी रणनीति अपनाई जा रही है, क्या राय देता चाहता हूँ कि इस किस्से में जहाँ भी टेररिस्ट ऑपरेशन हुई है, राम मोहन राज जानते हैं, गिल साहब जानते हैं, 90% स्टेट में मैं गया हूँ, नॉर्थ ईस्ट में भी गया हूँ, वेस्ट बंगाल में हूँ, पंजाब में कई साल रहा हूँ। वहाँ पे हम लोगों को साथ लेके ही चलना पड़ता है। एंड गेम तभी होती है उस जगह पे। लोगों को किसी तरीके से साथ लेके, एक होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है लोगों को साथ लेके चलो, लेकिन जो एलिमेंट उनको वर्गला रहे हैं, जो एलिमेंट वर्गला के उनको मिसगाइड कर रहे हैं, उन एलिमेंट के ऊपर आप चाहे सख्ती से कंट्रोल करो या उनको सेग्रीगेट करके नेगोशिएशन करो। बिकॉज इसमें बैकग्राउंड जो है, जो वायलेंस क्रिएट करने वाले हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको सेपरेट। अभी हर जी मैं गिल साहब आप ही से अंत करना चाहती हूँ अपनी चर्चा का। बिना लोगों को साथ लिए क्या इस समस्या का निदान हो सकता है, या फिर तमाम जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको साथ लेकर उनका विकास कर एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाकर बातचीत के जरिए इस समस्या का हल किया जा सकता है? देखिए, एक जो यहाँ कहा जा रहा है कि ये पहले करो, जो स्टेट है इट कैन डू एवरीथिंग साइमल्टेनियसली। ये नहीं है कि वो डेवलपमेंट करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर नहीं करेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर करेंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे, ट्राइबल्स को लैंड नहीं देंगे, उनके फॉरेस्ट राइट्स नहीं। सब कुछ एक ही टाइम पे बराबर स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है और हर स्टेट गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि ये करे। और पीस रिस्टोर करने के लिए जो भी मीन्स दे वांट, दे शुड अप्लाई दोस। लेकिन कोई भी सरकार कभी भी ये नहीं कहती कि हम अपनी जनता की भलाई नहीं करना चाहते, और हमेशा उसका दावा यही रहता है कि हम जनता की भलाई के लिए बहुत काम कर रहे हैं, आर्थिक विकास के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मगर अगर वो इतने सारे काम कर रही होती तो इस तरह की समस्याएं शायद ना आती, या अगर होती भी तो वो इतनी मार्जिनल होती कि उससे निपटना आसान होता। अगर ये समस्या बड़ी होती जा रही है तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिससे निपटने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत समझ में आती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका। आपका भी धन्यवाद।